तो अपन कहेंगे भाई देखो, तो देन दे से दैट atoms of any element will always have same mass. तो उसने कहा भाई ऑलवेज हैव सेम मास। अभी अपन को पता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, लेकिन उनके मासेस डिफरेंट होते हैं। बट एलिमेंट्स हैविंग isotopes have different mass. अब एग्जांपल लिख भी सकते हैं अपन कि भाई हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है और ट्रीशियम है। सभी का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। क्योंकि इसमें एक, ये तो अपन कहेंगे भाई प्रोटॉन्स हो गए, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो इसका मास अगर 1 ग्राम है तो ये 2 ग्राम होगा, ये 3 ग्राम, ऐसे हो जाएगा। Third, we can write that atoms, right, always combine in a simple molar ratio. Simple molar ratio to form molecule. बट अभी तो ऐसा नहीं होता। कोई पॉलीमर्स बनाते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, उसमें तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लूकोज वगैरह होता है ना, मतलब जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जिनसे फैट वगैरह बनता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स etc. have many atoms combined with it to form molecule. Many atoms combined to form molecule. Form molecule. तो अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो अपन को पता है रिसेंटली वो तो सारे चेंज हो गए, लेकिन ये डाल्टन्स लॉ है। फिर वो कहता है कि भाई देखो इसमें कि भाई वन एटम, एन एटम cannot be converted into other atom, है ना। कोई भी एटम अगर अपने पास होगा तो उस एटम को अपन दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। An atom cannot be converted into other type of atom. तो कोई भी एटम अपन दूसरे टाइप के एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। An atom of an element cannot be converted into other element, into other atom we can say that. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नाउ बाय रेडियो एक्टिविटी, तो अपन क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी से एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बाय रेडियो एक्टिविटी we can convert one atom into other atom, और इसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। मतलब एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो ठीक है, समझाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास गिवन है ना, मान लो नाइट्रोजन गिवन है, मैं इसको हिट कर लेता हूं किससे, न्यूट्रॉन से। इसको अपने न्यूट्रॉन, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, अपन उसे ट्रिगर करते हैं किससे, न्यूट्रॉन से। तो अगर अपन उसे न्यूट्रॉन से हिट करेंगे तो इसके न्यूक्लियस में चेंजेस आएंगे। अब इसके न्यूक्लियस को, इसको न्यूट्रॉन से हिट करेंगे, जैसे एटॉमिक बॉम्ब में होता है कि हम उसे न्यूट्रॉन को हिट करके ट्रिगर करते हैं, तो ये दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले ये नाइट्रोजन था, अब ये कार्बन बन गया।
तो इस टाइप से अगर हम किसी एटम को, एक एटम को किसी पार्टिकल से बम्बार्ड करें या हिट करें, तो वो दूसरे पार्टिकल में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन। तो अपन कहेंगे फिर पूरा आयरन जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर दो, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए हमको न्यूक्लियर प्लांट बनाना होगा, और न्यूक्लियर प्लांट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वो एलिमेंट, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन आयरन को अगर कन्वर्ट करोगे गोल्ड में, तो अभी गोल्ड हमको 50,000 का मिलता है 10 ग्राम, बाद में हमको 3 लाख का मिलेगा 10 ग्राम, क्योंकि हमारा कॉस्ट इतना ज्यादा आ जाएगा न्यूक्लियर प्लांट बनाने का, जिसमें हम गोल्ड को कन्वर्ट करने, आयरन को कन्वर्ट करने वाले हैं गोल्ड में, कि उससे कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो बॉम्ब तो हमें ज्यादा थोड़ी बनाने हैं, उसमें तो एनरिचमेंट करके, और एनरिचमेंट क्या 0.1% मिलता है हमको नेचर में, 10% बनाना होता है बस उसमें, तो वो एनरिचमेंट देखेंगे अपन क्या होता है। लेकिन हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल मेथड। तो अपन आर्टिफिशियली हमने एक को दूसरे में ट्रांसफर किया, तो अपन उसे कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन। तो हम पहले सोचते थे कि हम किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होता है। तो ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो फिर उसका जो पोस्टुलेट था वो तो गलत हो गया ना, जो उसने पोस्टुलेट दिया था अपन को, कि हम एक एटम को दूसरे एलिमेंट एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन। आप एग्जांपल भी लिख लेना, इसी को एग्जांपल लिख लो, वरना मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपन तो रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे ना। तो अपन इसको कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लस लिख लेते हैं, ये प्रोटॉन हो गया। इसका मतलब है न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन जो है जब वो हिट करेगा नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन कार्बन बना देगा, और एक पार्टिकल भी निकलेगा जिसको अपन प्रोटॉन कहेंगे, तो प्रोटॉन पार्टिकल भी निकलता है। तो वो फिर न्यूक्लियर स्टडीज हो गया, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं ये होगा। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट atoms cannot be created, neither they can be destroyed, neither they can be destroyed। हम एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते और एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये अभी भी मतलब हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप एक एटम को दूसरे एटम में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये तो अभी भी उसको अपन अभी भी। सो दीस आर द पॉसिबिलिटीज। बोलो थर्ड वाला फिर से समझाओ। थर्ड वाला फिर से समझाओ। कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ना। अभी ये बताओ, उसने कहा था कि देख भाई, दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो एक सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं। अभी मैं कहूंगा कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करूंगा, अब ये मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, वो कह रहे थे एटम ही कंबाइन होता है टू फॉर्म अ सिंपल मॉलिक्यूल। कार्बन को कंबाइन करूंगा ऑक्सीजन के साथ तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। ये ग्लूकोज तो स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। अब इसमें जब ये n टाइम्स, अब n का वैल्यू मान लो अपने पास 150 है, तो ये सिंपल रेशियो थोड़ी होगा, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स रेशियो हो जाएगा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। तो उसने कहा था कि एटम छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं सिंपल रेशियो में कंबाइन होके, लेकिन यहाँ तो NCO2 मिला के NH2 मिला के n मॉलिक्यूल बन रहा है। मतलब इवन मॉलिक्यूल विल कंबाइन टू फॉर्म अ अदर मॉलिक्यूल। और एटम अगर बनाएंगे अपन, तो अब इसमें अपन इसको एटम से भी बना सकते हैं। कार्बन लिखो, ऑक्सीजन लिखो और हाइड्रोजन लिखो, तो कितने लिखें? तो अपन n हो गए ये। ऑक्सीजन कितने लिखें? तो अपन कहेंगे भाई जैसे 6 चाहिए तो n/2 कर देता हूँ, हाइड्रोजन 12 चाहिए तो इसको n कर देता हूँ। तो अब इस टाइप से मतलब वो मोलर रेशियो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 150, इट कैन बी 360 लाइक दैट। और कुछ कार्बन के कंपाउंड तो ऐसे भी मिले अपन को कि भाई एलिमेंट, अपन तो एटम की बात कर रहा है, वो अपन तो एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि कार्बन कंबाइन करके कार्बन C40 भी बनाता है। मतलब ये तो सिंपल रेशियो नहीं हुआ भाई,
सिंपल रेशियो का मतलब तो होता है एक दो एटम कंबाइन कर जाएं, लेकिन ये तो सिंपल रेशियो कहीं से नहीं लग रहा मुझे कि ये सिंपल रेशियो है। बताओ, तो ये सिंपल रेशियो तो नहीं लग रहा, ये तो मतलब ऐसे 540 बनता है कार्बन, बिल्कुल बनता है, दैट इज ग्राफीन, जो अभी अपन को पता है ना। तो ऐसे एटम तो बहुत सारे कंबाइन होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें ना बड़ी बड़ी चीजें ऐसे नहीं करूंगा, ये भी देखो ऐसे कंबाइन हो गया ऐसे। अब आराम से मतलब सेंटेंस को बस जो समझना है अपन को, अच्छा अच्छा, वो कहता था कि मॉलिक्यूल मतलब एटम जो है सिंपली कंबाइन करके छोटे मॉलिक्यूल बनाते, उसे उतना नहीं पता था कि ऐसे ग्राफीन भी बन सकते, राइट ना, उसे उतना नहीं पता था कि इवन एलिमेंट भी ऐसे कंबाइन करके ग्राफीन टाइप ऐसे मॉलिक्यूल बना सकते हैं। दिस इज अ कार्बन मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन 540 है, तो नाम भी होता है उसका ग्राफीन। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें अच्छा उसने तो कहा था सिंपल रेशियो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह जो बनेंगे उनमें सिंपल रेशियो नहीं होते, उसमें तो कॉम्प्लेक्स रेशियो होते हैं बहुत सारे। तो वो आपका पॉइंट नंबर 3 है। ओके सर। तो अपन उसको, ये आपके पॉस्टुलेट है, तो ठीक है, अपन को पता होना चाहिए पॉस्टुलेट की भाई, अच्छा हमने तो डाल्टन्स लॉ ही पढ़ा था, अब लेकिन उसके लॉ सारे के सारे एक्सेप्ट वन आपने सब मॉडिफाई हो गए, मतलब आज की डेट में तो मतलब उसका अगर देखा जाए तो उसके सारे ही पॉस्टुलेट गलत हो गए। तो अब अपन चेक करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल, तो पहले थोड़ा सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में देख लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, राइट ना, तो वो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन, ई से डिनोट करेंगे अपन प्रोटॉन, पी से डिनोट करेंगे अपन एंड न्यूट्रॉन। अपन को मेनली ना इन तीन के बगैर तो एटम को अपन पढ़ ही नहीं सकते छोटे क्लासेस में, 11th 12th में, ये तीन तो अपन को पढ़ने ही पड़ते, इससे ज्यादा पढ़ना है सर तो वो कैमरा जूम हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिख जाएगा वो मुझे ना, इसलिए मैं 2 मिनट रुका था पहले बीच में। वो सेटिंग के टाइम ही एक बार सेट होता है तो वैसे हो जाता है। 1 मिनट रुकना बंद, फिर शुरू करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एडजस्ट करने में कभी कभी टाइम लगता है। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ये अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इन्हीं को अपन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं कि देखो भाई सभी एटम में ये तीन तो हमें पढ़ने ही होंगे छोटे क्लासेस में ना, क्योंकि 11th 12th में ऑब्वियसली बात है हमें ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में ही ज्यादा पढ़ना होता है, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत पार्ट में रेडियो एक्टिविटी में बताऊंगा कि और भी कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो इनको अपन कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। कि भाई एटम कोई भी हो, सब में ये तीनों पार्टिकल्स होंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन नहीं, नाइट्रोजन के अलावा ये मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, सभी एलिमेंट में ये तीनों पार्टिकल 100% होंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन नहीं। सो पर इनको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, तो इसको आप लिख लो भाई, ये फंडामेंटल पार्टिकल। अब इन तीनों के बारे में अपन को पढ़ना होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पहले अपन एक बार लिख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले इनकी प्रॉपर्टीज और इनके बारे में लिख लेते हैं, फिर हमें थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कवरी टाइप पढ़ना होता है कि हाउ दैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड। उससे कोई क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया, लेकिन शायद अपन से पूछना, क्योंकि जो नहीं आया अपन ये नहीं बोल सकते कि नहीं आया। तो पहले अपन एक बार इनका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। So I will write the properties. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मैंने टेबल के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज कभी आता तो नहीं है, लेकिन अपन को मतलब जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो इंफॉर्मेशन अपन को आना चाहिए, ठीक है ना। वो इंफॉर्मेशन की जरूरत अपन को पड़ेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि अपन मेनली सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो ये सोच के पढ़ रहे हैं कि हमें पूरा केमिस्ट्री में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इनमें से हमें वो चीज
तो इनका मतलब हाउ दे आर डिनोटेड, तो पहले तो अपन ये लिख लेते हैं कि भाई डिनोटेड बाय इलेक्ट्रॉन। कैसे डिनोट करोगे आप? तो इलेक्ट्रॉन जब भी लिखना होता है अपन को तो ई से लिखना होता है, और ये उसका चार्ज रिप्रेजेंट करेगा, ये उसका मास रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मास उसका अपन 0 काउंट करते हैं, क्योंकि अपन जनरली जब भी एटॉमिक मास लेते हैं तो अपन मास ऑफ न्यूक्लियस लेते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को अपन नेग्लिजिबल अज्यूम करते हैं, और होता भी उसका बहुत कम मास होता है, 10,000 टाइम्स ऑलमोस्ट कम होता है, मतलब 10,000 केजी कम होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। वो देखेंगे। प्रोटॉन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका मास भी 1 होता है और उसका राइट चार्ज भी +1 होता है। तो +1 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अपन ऐसे लिख सकते हैं। या प्रोटॉन को आप हाइड्रोजन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, न्यूट्रॉन आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए चार्ज तो न्यूट्रल होता है लेकिन मास उसका 1 बराबर होता है। तो ये जो 1 पर मास लिख रहे हैं, ये जनरली 1 AMU के बराबर ऑलमोस्ट मास होता है उनका। अगर हम चार्ज की बात करें तो अपन E से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका चार्ज MKS यूनिट में 1.602 into 10⁻⁻19 होगा कूलम्स। इसका चार्ज +1.602 into 10⁻⁻19 कूलम्स होगा। इस चार्ज का जो प्लस और माइनस अपन ने लिखा हुआ है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता। मतलब जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज करना है क्वेश्चन में, आप ये नेगेटिव साइन भूल जाओगे, इसका पॉजिटिव साइन भूल जाओगे। कैलकुलेशन में इस साइन का कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, बस। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, सो अपन 0 चार्ज लिख लेंगे। अब अगर अपन मास की बात करेंगे, भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 into 10⁻⁻31। तो 9.1 into 10⁻⁻31 kg। और प्रोटॉन इज 1.672 into 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन इज 1.675 into 10⁻⁻27 kg। अगर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ 10⁻31 है, यहाँ 10⁻21। इसका मतलब है प्रोटॉन इज, इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो 10⁻4 आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स मोर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैवी होता है, लेकिन इन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। इन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, अपन को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कैसे बताओ, कैसे कैलकुलेट किया। नहीं, अपन को पता होना चाहिए, कोई नहीं पूछने वाला अपन से कि बताओ ये कैसे कैलकुलेट किया। वो अलग मेथड है कैलकुलेशन करने की, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री सर दोनों। ये मास के जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। तभी तो बता रहा हूँ, है ना, तभी तो बता रहा हूँ, नहीं तो क्यों बता नहीं, दूँ? क्योंकि नॉर्मली हम 1-2 ऐसे ही एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर नहीं ऐसे नहीं, लेते वो हैं ना। यूज होंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे। इसमें मुझे चार्ज अपॉन मास का रेशियो चाहिए, मतलब E/m का रेशियो चाहिए, मास रेशियो। अगर E और m का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो भाई देख, E भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम्स डिवाइडेड बाय 9.1 into 10⁻31 कूलम पर kg लिखूंगा। दैट विल बी द इक्वल, राइट ना? इसको इससे डिवाइड किया, इसके लिए E/m रेशियो लिखूंगा तो 1.602 into 10⁻⁻19 divided by 1.672 into 10⁻⁻27, that is E/m ratio, and that will be coulomb per kg। ये भी होगा।
इसके लिए तो अपन 0 ही लिख देंगे, क्योंकि भाई 0 को अगर किसी से डिवाइड करोगे तो 0 ही लिखूंगा। तो इसका तो E by M रेशियो 0 ही लिख देते हैं, क्योंकि मतलब मुझे ऐसे रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, अपन कहेंगे 0 होगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में E by M रेशियो ज्यादा किसका है, तो अपन प्रोटॉन। देखो इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे तो न्यूमरेटर का वैल्यू एक जैसा है। भाई मेरे पास न्यूमरेटर का वैल्यू एक जैसा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका रेशियो बड़ा होगा। तो ये डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, 10,000 टाइम छोटा है इससे, वो 10 की पावर -31 है, ये 10 की पावर -27। तो अगर अपन E by M रेशियो देखेंगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी है इससे। भाई हम सबको पता है 10 की पावर -1 बड़ा होता है 10 की पावर -2 से, बड़ा होता है 10 की पावर -3 से, मतलब 10 की पावर -1 10 की पावर -4 से बहुत बड़ा है, 1000 टाइम्स बड़ा है। तो ये वैल्यू तो बहुत छोटा है ना इससे, तब तो ये वैल्यू बड़ा होगा इससे। सो अगर हमें E by M रेशियो बताना है तो इलेक्ट्रॉन का बड़ा होगा प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का बड़ा होगा न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन तो 0 है, इसमें कम से कम कुछ वैल्यू तो आएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो उनको दिख रहा है कि भाई E by M रेशियो विल बी, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा प्रोटॉन से और प्रोटॉन का ज्यादा होगा न्यूट्रॉन से, क्योंकि न्यूट्रॉन तो 0 है। सो दैट इज E by M रेशियो। अगर हम डिस्कवरी की बात करेंगे तो डिस्कवरी में अपन क्या करेंगे, दिस इज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। अब जे थॉमसन अपने आप लिखते रहना, जे थॉमसन, दैट इज थॉमसन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये अपन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट थोड़ा बना के देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, है ना। तो गोल्डस्टीन बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट एंड न्यूट्रॉन, सिंस वो न्यूट्रल था थोड़ा मुश्किल था उसको डिस्कवर करना, बट इट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। बाय रेडियो एक्टिविटी, इसने रेडियो एक्टिविटी यूज किया था, थोड़ा मुश्किल भी था उसको डिस्कवर करना, इसलिए उसको चैडविक ने रेडियो एक्टिविटी यूज करके उसको डिस्कवर किया था। कैसे किया था वो देखेंगे। उसको थोड़ा सा इसलिए इसी के पार्ट के लिए अपन ने थोड़ा सा कहा था मैंने कि आपको बताऊंगा, बट मुझे इतना ही पार्ट चाहिए। डिपेंडेंस ऑन नेचर ऑफ गैस, ऑन नेचर ऑफ गैस इन ग्लास ट्यूब, इन द ग्लास ट्यूब। हम जब डिस्कवरी पढ़ेंगे तो उसमें ग्लास ट्यूब में अगर अपन गैस को चेंज करेंगे तो अपन चेक करेंगे कि वो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होगा तो इट इज इंडिपेंडेंट, बट अगर प्रोटॉन का डिस्कवरी होगा तो इट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। ये रेडियो एक्टिविटी से डिस्कवर होगा, तो वहां गैस का कहानी नहीं होगा। सो दिस इज द पार्ट जो मुझे रिक्वायर्ड था फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। और इसमें अपन एक काम कर सकते हैं कि ये इसका एमकेएस यूनिट है, कभी कभी वो सीजीएस यूनिट भी पूछ लेता है। सीजीएस यूनिट में दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सो वो अपन लिख लेते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन सीजीएस यूनिट
क्योंकि कूलम इज एमकेएस यूनिट, इसलिए तो मैंने केजी लिया यहाँ पर। मैं कैलकुलेशन अपने सारे एमकेएस यूनिट में ही करूंगा। सो सीजीएस यूनिट, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन सीजीएस यूनिट, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दैट इज 4.8 into 10 to the power of -10, जैसे अपन ने कूलम लिखा ना यहाँ पर, तो सीजीएस यूनिट में अपन को लिखना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो लिखना होता है। तो जैसे यहाँ पर कूलम लिखा वो एमकेएस यूनिट होता है, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव साइन, बट ये कैलकुलेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। अब प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव साइन भी होता है। अगर अपन लिखेंगे भी नहीं तो भी चलेगा, अपन को पता है आप इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है 100% उतना ही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो प्रोटॉन का भी चार्ज पता है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता। मैंने यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा उसको। सो वी गॉट दैट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में व्हाट वाज द चार्ज। अब ये अपने अपन को पता चल गया कि भाई ठीक है, दिस इज द टेबल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे ना, इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी सब तो नंबर्स थे। नंबर्स में क्या है, नंबर पता होना चाहिए अपन को। और क्या कैसे कैलकुलेट किया वो डिस्कवरीज हैं, आगे अपन पढ़ते रहेंगे तो आगे आता रहेगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे कैलकुलेट कर लिया था। अभी कोई डिस्कवरी अपन को नहीं पढ़नी, बस हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, क्योंकि दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ते हैं। सर सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो फिर मैं पहले एक थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। ये पार्ट आप लिख लो और इस टेबल को ही आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी डिस्कवरी में अगर आपको बोलो कोई डाउट है किसी को? सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? कुछ बोल रहे थे? सीजीएस का फुल फॉर्म। अरे यार तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो ना। सर सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? इसका सीजीएस। अरे भगवान, अबे तुम लोग मतलब मुझे तो मरवाने वाले हो। पर तो हो गया, मुझे लगा कि इसको क्या पूछेगा कोई बच्चा को, मतलब पूछेगा तो इसको पूछेगा यार। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लो भाई सीजीएस, ये तो यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। ये मतलब तो इसका बताओ ना ईएसयू का। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके सर। ये होता है, ठीक है ना। मुझे लगा मैं तो मतलब कुछ भी नहीं मतलब चलो जाने दो, मतलब मैं कुछ नहीं बोल रहा, जाने दो। लेकिन जो भी ना आए समझ में बंदो पूछना है, सीधी सीधी बात। हमको समझ में नहीं आए वो पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको सारी चीजें समझ में आएगी तभी बेटा आप अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कवरी वाला पार्ट हो जाए, है ना। क्योंकि अगर ये डिस्कवरी वाले पार्ट में अगर अपन को कोई क्वेश्चन मिलेगा अच्छा, तो देख लेते हैं और एक बार अपन देख भी लें कि भाई कैसे डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। अभी तो इनिशियली एक ही चैप्टर होगा तो अपन से पूछ भी सकते हैं, है ना, डिस्कवरी वाले पार्ट से। लेकिन बाद में ज्यादा चैप्टर जब होंगे तो फिर अपन से नहीं पूछेंगे। तो चलो ठीक है, हम देखते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बाय जे थॉमसन, नो। तो बाय जे थॉमसन, ठीक है। तो बाय जे थॉमसन, ठीक है, हिज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो चलो देखते हैं कैसे। उसने क्या किया, एक बड़ा सा ग्लास ट्यूब ले लिया, ठीक है। उसने क्या किया, एक बड़ा सा ग्लास ट्यूब ले लिया और ग्लास ट्यूब में ऐसे पहले तो उसने इसको वैक्यूम बनाया। वैक्यूम का मतलब इसकी एयर सारी बाहर निकाल,
वैक्यूम का मतलब होता है इसमें जो भी एयर होगा सारा बाहर निकाल दिया वैक्यूम पंप लगा के। फिर उसके बाद उसने इलेक्ट्रोड लगाए इधर, ये एक इलेक्ट्रोड था, ये एक इलेक्ट्रोड था, और इस इलेक्ट्रोड को ऐसे लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रोड एनोड होगा या कैथोड होगा, ये तो अपन तभी बता सकते हैं जब आप यहाँ पर बैटरी लगाओ, क्योंकि आप बाहर बैटरी लगाने वाले हैं। अगर आप बाहर बैटरी लगाओगे तो इस बैटरी में आप ये बताओ कि अगर ये एंड ऐसे है, क्योंकि अपन को एक बात पता है कि अगर बैटरी में जो छोटा एंड होता है वो नेगेटिव एंड होता है, और जो बड़ा एंड होता है वो पॉजिटिव एंड होता है। दोनों तरफ नेगेटिव, दोनों तरफ छोटा कभी नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कभी नहीं हो सकता बैटरी, और दोनों ही नेगेटिव एंड रिप्रेजेंट हो जाएंगे। सो इसमें अपन लिखेंगे ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। जो नेगेटिव एंड होता है वो कैथोड होता है, मतलब ये कैथोड है, और जो पॉजिटिव एंड होता है वो एनोड होता है, तो ये एनोड पार्ट। यहां पर उसने हाइड्रोजन गैस को फिल किया, H2 गैस एट लो प्रेशर, ठीक है ना। अब लो प्रेशर में कितना प्रेशर, तो अपन कहेंगे भाई 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर। तो इधर ना थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो मैं उसको ना लो प्रेशर को इधर ऐसे लिख देता हूं, अपन इसको छोटा बना लेते हैं। 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर तक ऐसे करते हैं। मेरे ख्याल से अपन को दिख रहा है। तो actually what happens now, gases will conduct electricity only at very low pressure from 10⁻⁻2 to 10⁻⁻4 atmosphere. कोई भी गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है when it is at 1 atmosphere। मतलब अगर 1 atmosphere पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ना, तो जो वायर लगे हुए हैं ना पोल्स पे, फिर तो हम रह ही नहीं पाते ना, वो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो गया अपना। तो फिर जब बहुत कम प्रेशर होता है 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻4, तब गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, वो भी तब जब उन वायर्स में इतना वोल्टेज हो, वो भी तब जब उन वायर्स में इतना वोल्टेज हो। और जो जनरली वोल्टेज हाई टेंशन वायर्स जो होते हैं ना, वो कहीं कहीं होते हैं, सिटीज वगैरह में तो नहीं होते हाई टेंशन वायर्स, कभी कम ही होता है। तो इतना वोल्टेज तो हमें रखना ही पड़ेगा, और हाउस होल्ड वोल्टेज अपन को पता है 240 वोल्ट होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, आपने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ले लिया, दिस इज ग्लास ट्यूब ले दिया मैंने, क्लोज्ड ऐसे ग्लास ट्यूब, उसमें वैक्यूम जनरेट किया, वैक्यूम जनरेट करने के बाद उसमें हाइड्रोजन गैस डाल दिया, और उसको एक ऐसे नेगेटिव एक बैटरी से अटैच किया, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, और वो बैटरी कितना वोल्टेज देना चाहिए, 10,000 वोल्ट्स। अब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, अपन क्या करेंगे, अब अपन ऑब्जर्वेशन है कि हुआ क्या। तो अपन ऑब्जर्वेशन, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड, मतलब इसको अपन ऑन करते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं। व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड, वोल्टेज मतलब हाई एनर्जी, जब अपन बहुत ज्यादा वोल्टेज, बहुत ज्यादा एनर्जी है ना इसमें, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड, then the H2 molecule in a gas, in gas, जो ये H2 molecule था ना गैस के अंदर, जो ग्लास ट्यूब में प्रेजेंट, तो H2 molecules तो ऐसे रहेंगे। हम अगर इतना एनर्जी देंगे तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना होगा ना, वो ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू दैट एनर्जी। तो एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी बहुत ज्यादा अपन ने इसको दिया था, वो क्या करेगा, उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो वो जो हाई एनर्जी था, दैट हाई एनर्जी विल ब्रेक द बॉन्ड। अब ये हाई एनर्जी इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करेगा, तो ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा,
भाई ठीक सीधी सीधी बात है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ने पढ़ा हुआ है, दो एटम में, एक हाइड्रोजन एटम इधर, एक हाइड्रोजन एटम इधर, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड बना, हमने बहुत हाई एनर्जी दिया। अगर हम बहुत हाई एनर्जी देंगे, दो हाइड्रोजन एटम थे, तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, दीज आर कॉल्ड एटम। वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम जैसे रहेगा फिर उसमें। अब अपन को पता है कि भाई हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है ऐसे, और सेंटर में प्रोटॉन, वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर अपन इसे और एनर्जी देंगे तो हम ये अट्रैक्शन भी ब्रेक कर सकते हैं, और वो एनर्जी सफिशिएंट है उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने। तो होगा क्या, वो एटम में कन्वर्ट हुआ, और ये जो एटम होगा इसमें फिर एनर्जी इतना है कि वो जो एनर्जी होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, तो ये बॉन्ड, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन भी आप बाहर निकाल दोगे तो हाइड्रोजन तो सिर्फ प्रोटॉन ही रह गया उसमें, तो वो H प्लस आइन और E ऐसे बना देगा। तो अपन क्या करेंगे, आप इतना ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, उस एनर्जी से ये भी ब्रेक हो सकता है, और हाइड्रोजन का आयनाइजेशन भी हो सकता है, मतलब अपन उसे कहते हैं आइंस में कन्वर्ट कर देना। किसी एटम को आइंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम को आइंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उसको एनर्जी 10,000 वोल्ट से तो इट इज सफिशिएंट, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, उस एनर्जी से पहले ये हाइड्रोजन एटम में ब्रेक होगा, बाद में ये हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन आयन में और इलेक्ट्रॉन, मतलब वो आयनाइज हो जाएगा, तो ये एनर्जी यूज करके क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, दैट विल बी आयनाइजेशन। अगर वो आयनाइज होगा तो अच्छा, इसका मतलब है इतना एनर्जी हमने यूज किया कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो ब्रेक होकर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाद में वो आयंस और इलेक्ट्रॉन में बन जाएंगे। तो इसका मतलब फिर इसके अंदर जब अपन पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो H प्लस आयन बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, बहुत सारे H प्लस आयन बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, H प्लस आयन बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ऐसे। तो ऐसा नहीं, अपन ने थोड़ा सा बना रखा है, बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि अगर 1 मोल गैस का मतलब है अपन को पता है कितने मॉलिक्यूल बने, 1 मोल का मतलब कितना, जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है। तो 1 मोल अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे तो 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे, मतलब फिर 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम को सभी को आयनाइज करूंगा तो 2 मोल्स H प्लस आयन और 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे आयन्स बनते हैं। अब ये जो आयन्स होंगे ये तो गैसियस फॉर्म में होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, तो अपन तो पता है ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अपन को पहले से पता था बैटरी से कि कौन सा पॉजिटिव एंड है और कौन सा नेगेटिव एंड है, ये अपन को पहले से पता था। तो हमें ये पता था कि अगर ये पॉजिटिव एंड है तो इलेक्ट्रॉन जो भी उसमें होगा वो इस पॉजिटिव एंड की तरफ आना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव एंड की तरफ आना चाहिए। तो अपन ने क्या किया कि अच्छा, पॉजिटिव एंड की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब तो हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन ने क्या किया कि भाई देख, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा। फोटोग्राफिक प्लेट का रोल ये होता है कि जब उस पर कोई लाइट फॉल करेगा या कोई भी पार्टिकल उसको हिट करेगा, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, तो जब भी वो उसको कोलाइड करेगा तो वहां पर एमिशन शो करेगा, ब्लिंक करेगा उस पॉइंट पे। और जो एमिशन होता है वो ग्रीन कलर के ब्लिक होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कभी किसी फोटोग्राफिक प्लेट को हिट करेगा तो वो ग्रीन कलर का ग्लो दिखाता है। पहले भी बहुत सारे एडवांस एक्सपेरिमेंट हो रहे थे,
तो उसने कहा कि अच्छा यहां पर ग्रीन ग्लो आ रहा है, तो ये है फोटोग्राफिक। सो फोटोग्राफिक प्लेट और प्लेट, उसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उन पे जब कोई इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो वो ग्लो करते हैं। उन सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है, बेरियम सल्फाइड है, स्ट्रॉन्शियम सल्फाइड है, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यही पढ़ना है। वो क्वेश्चन ही अपन को इसी से पूछा। तो इसमें जब ये मतलब हिट करेगा तो फोटोग्राफिक प्लेट जिंक सल्फाइड शोज ग्रीन ग्लो। तो वहां पर ना, जैसे अपन को पता है जब हम नाइट में कहीं कार से जा रहे होते हैं तो लाइट साइड में रेडियम लगा होता है, जो साइंस होते हैं उन पर लाइट फॉल करता है तो वो ग्लो करता है। बिल्कुल वैसे ही इसको ये हिट करेगा तो अपन को ग्लास ट्यूब में बाहर से दिखेगा कि भाई उस तरफ देखो, इस तरफ कोई ग्लो नहीं आ रहा, इस तरफ लेकिन वो हिट कर रहे हैं तो ग्लो आ रहा है। इसका मतलब है जो पार्टिकल एनोड की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ आ रहे हैं वो ग्लो शो कर रहे हैं। तो फिर अपन को पता चला अच्छा ये नेगेटिव एंड की तरफ आ रहे हैं तो ये पार्टिकल है क्या। तो अपन ने क्या किया उन पार्टिकल्स के लिए, ये तो ग्लास ट्यूब था, हमने क्या किया यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मतलब ऐसे वो ट्यूब है ग्लास ट्यूब, तो यहां पर अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं ऐसे और ऐसे। तो अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें अपन ज्यादा पोटेंशियल लगा देंगे जो इसमें लगा हुआ है। अगर ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे तो जैसे ये पॉजिटिव एंड है वैसे इसका एक नेगेटिव एंड भी होगा। ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड होगा। तो हुआ क्या, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने ज्यादा पोटेंशियल अप्लाइड किया इससे, तो जिस पोटेंशियल से ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे अपन ने ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। इनने अपना डायरेक्शन चेंज किया रेडिएशन में, हमें पता चल गया कि अच्छा ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से वो पॉजिटिव एंड की तरफ भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें तो हमारा पूरा फोकस किस पे था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्योंकि अपन कहेंगे अच्छा नेगेटिव इधर है तो पॉजिटिव भी तो उधर की तरफ भाग रहे होंगे। बिल्कुल, वो चैडविक ने यही किया, इसमें थोड़ा सा चेंज करके उसने अपना डिस्कवरी बताया। थॉमसन का पूरा फोकस जो था वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे उसका फोकस। सर तो फिर वो जो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट था। हाँ तो ग्लो करेगा ना, अपन देखेंगे ना, उसका फोकस तो इस पे था, वो तो अपन देखेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट उसने यहाँ पर और लगा रखा है, उसका फोकस, क्योंकि इस तरफ तो उसने कभी सोचा ही नहीं कि कुछ करना है। वो तो बस ये चाहता था कि इलेक्ट्रॉन फेड करे, हमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो उसका पूरा फोकस इलेक्ट्रॉन पे था कि यार ये नेगेटिवली चार्ज की तरफ ऐसे मुड़ रहे हैं। उसने, हो सकता है कि यहाँ पर उसने फोटोग्राफिक प्लेट नहीं लगाया, वरना उसको वहां भी ग्लो दिखता। उसको ये था कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव एंड बहुत स्ट्रांग लगाया है, इससे ज्यादा स्ट्रांग लगाया है, तो अगर ये पार्टिकल इधर आके ग्लो कर रहे हैं तो इन पार्टिकल को अपना पाथ बेंड करना चाहिए। तो उसने ऐसे कर लिया। अगर वो थोड़ा सा चेंज करके यहां भी फोटोग्राफिक प्लेट लगा लेता तो हो सकता है उसे यहां पर इनका कोलिजन मिलता और यहां पर भी उसे ग्लो मिलता, तो उसे लगता कि यार इसमें तो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं। और प्रोटॉन की पता था कि डिस्कवरी भी ये सेम टाइम पे हो जाती है। तो अगर निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट पे भी फोटोग्राफिक प्लेट होता तो प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हो सकता। बिल्कुल, तो वहां पर हो जाता डिस्कवरी और क्या। तो उसने सारा फोकस अपना पॉजिटिव एंड पे ही रखा, और उसने पॉजिटिव एंड पे रखा, इसलिए अपन को उसने डिस्कवरी भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बताई। ठीक है, अगर वो वहां भी लगा लेता फोटोग्राफिक प्लेट, तो अगर नेगेटिव इधर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव उधर की तरफ जाएगा, और उसे एक और कंफ्यूजन होगा ना कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर से जाके उधर भी तो कोलाइड कर सकते हैं ऐसे कुछ। तो उसने चैडविक में थोड़ा मॉडिफिकेशन भी किया था, वो देखेंगे पर कैसे मॉडिफिकेशन। तो अब ये इधर बेंड हो रहा है तो और कंफर्म हो गया कि जो रेडिएशन है उनमें नेगेटिव चार्ज है। क्यों?
ज्यादा पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इधर को बेंड होगा। यही चीज जो सारा पार्ट अपन ने वहां पर पढ़ा हुआ है उसी को अपन लिख लेते हैं 5। उसने कहा ये जो रेज आ रहे हैं ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रेज, इनको उसने कैथोड रेज कहा। उसने ये कहा कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आके इधर से फिर मेटल से बाहर वापस निकल आ रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर कंप्लीट करोगे तो जब इलेक्ट्रॉन इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बैटरी में देगा, तो बैटरी अपना इलेक्ट्रॉन यहां से ले जाके इधर से बाहर दे देगा। तो उसको क्या लगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड, सो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, सो ही सेज दैट दे आर कैथोड रेज एंड कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। वो तो पहले ही डिस्कवर हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। तो अपन ने कहा दीज आर हाई एनर्जी रेडिएशन। ये जो रेडिएशन थे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर हाई एनर्जी रेडिएशन। सर ये प्रॉपर्टीज है क्या कैथोड रेज के? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ये बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, तो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। अब अपन मतलब एक तरीके से अपन ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं कि जो आपने मुझे बताया जरा वो उनके बारे में, रेज के बारे में भी बता दो और एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है। हाई एनर्जी रेडिएशंस which travels with the velocity of 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट लाइट के वेलोसिटी के बराबर है। These radiations are kinetic energy. So अगर काइनेटिक एनर्जी होगा किसी के पास तो मास 100% होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। So they have particles moving with high velocity, क्योंकि उसने तो अपना मतलब ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स लगाए इस एक्सपेरिमेंट में, हमने तो 5-6 आवर्स भी नहीं लगाने वाले। विथ हाई वेलोसिटी हमें कैसे पता चला? तो हमने क्या किया, इसमें एक मतलब अपन ने एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और इसमें एक ऐसे पोल लगा के उसमें एक व्हील लगा दिया ऐसे, जिसके ऐसे पैन थे, ये एक व्हील लगाया। जब व्हील लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन इस व्हील को हिट कर रहे थे ना, जो इधर से आ रहे थे, तो ये व्हील रोटेट हो रहा था ऐसे, उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। उसने ऐसे व्हील लगाया तो फिर प्रोटॉन्स भी तो मूव हो रहे हैं। हाँ, तो हो रहे होंगे ना, देखेंगे ना अपन प्रोटॉन के लिए, वो भी देखेंगे कैसे, बताएं, देखेंगे ना अपन कि भाई प्रोटॉन मूव हो रहे हैं। तो अभी अपन देख के तो ये बोल सकते हैं ना कि प्रोटॉन रैंडमली मूव हो रहे होंगे, राइट ना, प्रोटॉन रैंडमली मूव हो रहे हैं। तो वो प्रोटॉन के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था, वो तो कह रहा था कि सभी जगह इलेक्ट्रॉन है, मतलब इधर भी इलेक्ट्रॉन जाके ऐसे इधर भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर सकते हैं। उसका मतलब तो ये था क्योंकि उसने ऐसे ले रखा था कैथोड है। सो मूविंग विद द हाई वेलोसिटी दे हैव पार्टिकल कैरेक्टर, मतलब रेडिएशंस हैव पार्टिकल कैरेक्टर, because when a wheel is placed in their path, because when a wheel is placed in their path, वैसे मैंने बता दिया आपको, मतलब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, सारा कुछ अच्छा है तो लिखो, वरना फिर वो उसमें बाद में वो सब सारी चीजें अपन को दिख रही है। पाथ, they rotate the wheel,
ऑब्वियसली बात है, व्हील रोटेट तभी कर सकता है जब कोई पार्टिकल उसको हिट करके ऐसे रोटेट करे, अपने आप तो रोटेट करेगा नहीं। When external magnetic field, external electric field is used, electric field is used. These radiations move towards or bend towards the positive. Bend towards positive. तो पॉजिटिव एंड की तरफ bend होता है, indicates that they are negatively charged, indicating they have negative charge. अब बाकी सारा पार्ट तो लिखा हुआ है, they will show the green glow, ये सब हमें जरूरत नहीं है आपको लिखने की, ये सब जो है हम वो भी पॉइंट्स में लिख देंगे अगर हमसे कोई पूछेगा कि डिस्कवरी क्या होता है उसके बारे में लिख देंगे। ये पार्ट भी तो आप सारा समझा चुके हो। अब अपन ये देखते हैं, when H2 gas is replaced by, सपोज करते हैं O2 गैस, मैंने क्या किया, हमने यहां से हाइड्रोजन को निकाला शुरू से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे यहां पर। तो अब मैं चाहता था कि हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन गैस के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करूं, फिर चेक करूं क्या होने वाला है। तो जब मैंने वोल्टेज अप्लाई किया ना, when voltage is applied, voltage applied, तो वोल्टेज अप्लाई करने से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था ना, दैट गेट कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन एटम, क्योंकि आपने इतना सारा वोल्टेज अप्लाई कर रखा है 10,000 वोल्ट कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो रहेगा वो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन एटम जो है ये मॉलिक्यूल था तो एटम में कन्वर्ट हो, और जो ऑक्सीजन एटम होगा वो आयनाइज हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो वो आयनाइज होके ऐसे हो जाएगा। तो अब उसके अंदर क्या फॉर्म होंगे, ग्लास ट्यूब के अंदर O पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन। जब मैंने गैस चेंज किया तो अभी भी कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन ही था, मतलब it is the negatively charged particle which is moving towards the positive end। तो हमने कहा इसका मतलब है अगर मैं गैस कोई भी ले लूं, हमेशा उससे आयनाइज तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, और हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। तो हमें पता चल गया कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, जो अपने टेबल में लिखा सर वोल्ट कांस्टेंट ही रहेगा ये वाला वोल्टेज, सर? हाँ वो उतना ही रहेगा, उतने में तो कोई भी गैस ले लो आप, सभी के एटम और आयनाइज, ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज अगेन अ कैथोड रेज, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी कैथोड रेज बना रहे थे। So this indicates that the cathode rays are independent of nature. Indicate that cathode rays are independent of nature of gas. They are independent of nature of gas.
ठीक है, तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड। तो पहले मतलब मेजर पार्ट अगर अपन देखेंगे तो इसने रोल प्ले किया कि वो बेंड हो गए, तो मेजर पार्ट रोल प्ले कर रहा था। दूसरी बात, मटेरियल पार्टिकल अपन को पता चल गया कि जो भी पार्टिकल कैथोड रेज में है उनके पास मास है, क्योंकि वो किसी व्हील को हिट करके रोटेट कर पा रहे थे, तो वो मेजर रोल प्ले कर रहे थे। और अलग अलग गैस लेने के बाद भी कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से ही बन रहा था, तो अपन को पता चल गया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। आप कोई भी गैस ले लो, रहेगा। अब अपन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। उसने सारा कुछ यही रखा, इतना ही वैक्यूम बनाया, सब सारा अरेंजमेंट एक जैसे किया, बस ट्यूब में थोड़ा सा चेंज कर दिया, वही चेंज अपन कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो फिर पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, फिर अपन ऐसे चेंज करेंगे, क्योंकि पहले वो काफी ज्यादा वैसे है। तो अपन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन के डिस्कवरी में भी ग्लास ट्यूब लिया उसने, और ये अपन ने एनोड बनाया, और यहां पर अब उसने कैथोड ऐसे बनाया था। रादर देन टेकिंग ऐसे, उसने कैथोड ऐसे एक सर्कुलर डिस्क जैसे बना दिया, और उस डिस्क में होल कर दिया, जैसे सीव होता है। सीव मतलब छन्नी, ठीक है। तो उसने इसमें होल कर दिया, और उसने इसको एनोड अज्यूम, वो कैथोड अज्यूम किया। तो एनोड कैथोड तो अपन को पता है भाई, बैटरी डिसाइड करेगा, हम थोड़ी डिसाइड करेंगे। तो अब बैटरी बनाओ, तो मैं बैटरी में बता देता हूं कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ऐसे बैटरी से अपन बता, ये कैथोड था, ये एनोड था, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज, वो इसकी वजह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 10,000 वोल्ट्स अपन यूज करने वाले, वैक्यूम जनरेट किया, इसमें भी करना पड़ेगा। ये वैक्यूम है, यहां पर H2 गैस है एट लो प्रेशर, 10 की पावर -2 टू 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेयर। और उसने क्या किया, उसको पहले से पता था कि इसमें H+ आइन आता है और इलेक्ट्रॉन भी आता है, H+ आइन आता है और इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो थॉमसन के मॉडल को अच्छे से पढ़ चुका था, उसे ये पता था कि अगर डिफरेंट गैस ऐड करने से कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, फंडामेंटल पार्टिकल, तो फिर कैटाइन का क्या हुआ, वो पॉजिटिव चार्ज एंड का क्या हुआ। तो पहले अपन ने ऐसे ही बना रखा था कैथोड को, तो उसे लग रहा था कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से जाके ऐसे हिट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी इधर से बाहर निकल के इधर भी हिट कर सकता है, इसलिए उसने कभी सोचा। थॉमसन इसने सोचा कि अगर मैं इसको बंद कर दूं, ये नेगेटिवली चार्ज पूरे बंद कर दिया, प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। अगर ये प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे प्रोटॉन इसके पास नहीं जाएगा, रिपेल करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास नहीं जाने वाला, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, वो भी नेगेटिवली चार्ज है, और दो सेम चार्जेस हमेशा आपस में रिपेल करते हैं। तो उसे पता था कि अगर इस तरफ अपन क्या करें, इस तरफ अगर प्रोटॉन आ रहा है, कैटायनिक पार्ट आ रहा है, तो फिर उसको इधर हिट करना चाहिए। यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा देता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट,
जैसे अपन बनाते हैं भाई जिंक सल्फाइड के फोटोग्राफिक प्लेट पड़ता है, पर तो वो लगा दिया उसने। तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा था कि देख भाई, जो मतलब ऐसे अपन थोड़े होल्स बना देते हैं ऐसे, जो पार्टिकल आके इस पे हिट कर जा रहा था वो तो एब्जॉर्ब हो जा रहा था, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। हिट करके न्यूट्रलाइज होकर वापस चला जा रहा था, फिर आयनाइज हो जा रहा था उसमें। लेकिन जो प्रोटॉन इस पे हिट नहीं किया और वो होल से निकल गया, तो वो बाहर जाके इस फोटोग्राफिक प्लेट पे हिट कर रहा था। तो ये प्रोटॉन जो उस पे हिट नहीं कर रहे थे, जो इससे बाहर निकल रहे थे, वो उस पे हिट कर रहे थे और इस पे हिट करके वो रेड ग्लो बना रहे थे। मतलब ग्लो भी डिफरेंट आ रहा था। ऑब्वियसली बात है, दोनों के मास में बहुत डिफरेंस है, और मास में अगर डिफरेंस हो तो जो जिस स्ट्राइक से, जिस फोर्स से वो स्ट्राइक करते होंगे, फोर्स अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस करता होगा। तो हमें यहां तो ग्रीन ग्लो दिख रहा था, लेकिन यहां पर क्या अपन को रेड ग्लो दिख रहा है। अगेन ही वाज मतलब कि भाई ठीक है, कुछ तो है, कुछ पार्टिकल्स तो है। उसको प्रॉपर्टी सेम मिल रहा था, ट्रैवल विद हाई स्पीड, ऑलमोस्ट वेलोसिटी स्टोर टू 10 दे हैव काइनेटिक एनर्जी, उसको ये पार्ट भी मिल रहा था कि भाई उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, तो उसमें का इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है फिर तो। रेडिएशन से पार्टिकल कैरेक्टर हो तो वो भी हो रहा था, और व्हील अगर पाथ में लगाए तो वो भी रोटेट कर रहा था। उसको डिफरेंस यहां मिला जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ये कैथोड था अपने पास जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो जब उसने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फोटोग्राफिक प्लेट जिंक सल्फाइड होता है, अपन को पता है, यहां पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इससे ज्यादा। तो ये रेडिएशंस जो इसको पास करके आ रहे थे, अब इसको पास करके इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है प्लेट, और इलेक्ट्रॉन तो उससे रिपेल करेगा। तो ये रेडिएशंस इधर मूव कर रहे थे। अब ये रेडिएशन अगर नेगेटिव एंड की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है इनमें पॉजिटिव चार्ज है, ये कंफर्म हो गया था उसे। तो उसने इस पॉइंट के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट किया कि क्या जो रेडिएशन इधर आ रहे हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज है या नहीं। तो उसे पता चला, अच्छा नेगेटिव पार्टिकल उस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल इस तरफ आ रहे हैं। तो नेगेटिव पार्टिकल्स को अगर हम कैथोड रेज कहेंगे, बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, ये कैथोड रेज हैं। तो उसने कहा देख भाई, अगर आप कैथोड रेज बोल रहे हो क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं इनको एनोड रेज बोलूंगा बिकॉज वो कैथोड की तरफ आ रहे हैं। ये कैथोड रेज है तो ये एनोड। और उसने कहा कि भाई ठीक है, एनोड रेज भी बोल सकते हैं अपन, उसे कैनाल रेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि दीज ना जो होल्स होते हैं ना, अगर किसी पार्ट में अपन होल करते हैं तो उन होल्स को अपन कैनाल्स बोलते हैं। तो अपन उन्हें एनोड रे और कैनाल रे दोनों ही बोल रहे हैं, क्योंकि होल से निकलने के बाद फिर वो होल से निकलने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे हिट करके रेडिएशन ग्लो कर रहे थे। तो आप एनोड रे भी बोल सकते हो और कैनाल रे, बिकॉज दीज होल्स आर कॉल्ड कैनाल्स। ठीक है ना, तो दीज होल्स आर कॉल्ड कैनाल्स, तो अपन उसको कैनाल रे भी बोल सकते हैं। तो उसने कहा, उसने बार बार एक्सपेरिमेंट ये करके चेक कर लिया था कि when the external field is applied used, the radiation bend towards the negative end, indicating that they have positive charge. उसने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया और उसे पॉजिटिव चार्ज मिला। सर बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पूरी तरह से सेम ही है ना? हाँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बिल्कुल, और बाकी भी ऑलमोस्ट सेम ही है देखा जाए। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, सारी चीजें मुझे सेम मिली और मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेज इधर आते हैं। तो उसने कहा जैसे इसने गैस को चेंज किया था, मैं भी गैस को चेंज करूंगा।
जब उसने गैस को चेंज किया, हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस किया ऑक्सीजन गैस, तो कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन का ही मिला उसे, लेकिन एनोड रेज इस बार उसे एनोड रेज O पॉजिटिव का मिला। जब हाइड्रोजन था तो उसे एनोड रेज H पॉजिटिव से मिल रहा था। जब हाइड्रोजन था तो उसे एनोड रेज H पॉजिटिव से मिल रहा था, लेकिन जब ऑक्सीजन है तो O पॉजिटिव से मिला। तो फिर कहेंगे उसे कैसे पता चला कि O पॉजिटिव बना या क्या है? तो अपन कहेंगे देख भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साइज में डिफरेंस तो होता है। तो जब वो स्ट्राइक कर रहा होगा तो ग्लो का जो रेडियस होगा वो डिफरेंट रहा होगा। एक डिफरेंस होता है, पता चल रहा होगा कि यार कुछ तो चेंज हो रहा है। दूसरी बात, इसका मास और इन दोनों का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो E/m रेशियो से भी डिफरेंट आ रहा होगा, क्योंकि इस पे चार्ज अगर 1 ले लें, उस पे भी चार्ज 1 ले लें E, तो इसका मास तो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन एटम का मास तो 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जबकि हाइड्रोजन का मास तो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो मास में भी डिफरेंस मिल रहा था, मतलब E/m रेशियो दोनों के अलग अलग आ रहे। इसका मतलब है कि उसने सोचा कि इधर O पॉजिटिव मिलता है जब ऑक्सीजन गैस, तो उधर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो H पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब है कि जो एनोड रेज है या कैनाल रेज है, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। So इस एक्सपेरिमेंट में he came to know that this indicates that the anode rays or canal rays are dependent on the nature of gas, क्योंकि अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो H पॉजिटिव बनाएंगे एनोड रेज, ऑक्सीजन गैस लेंगे तो O पॉजिटिव बनाएंगे एनोड रेज। That is how we discovered the proton, that it is a positive charge and it depends on the nature of gas. ये आपका we can say that discovery of proton। बाकी सारा पार्ट सेम है, इसलिए आप देखोगे तो प्रॉपर्टी जब अपन ने लिखा, टेबल बनाया, तो मैंने उसी पार्ट को फोकस किया जिस पार्ट में अपन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन से पूछेंगे, अपन को पता होगा इसमें डिपेंडेंस है, और कभी कभी अब सिलेबस कम होगा तो एक्सपेरिमेंट से भी पूछ सकते हैं। बाकी आप सोचो सर डाउट है, हाँ डाउट है। बोलो। जब पॉजिटिव चार्ज फोटोग्राफिक प्लेट्स पे कोलाइड हो रहा था, तो जो लाइट रेड कलर का ग्लो हुआ, तो सर वो कॉन्स्टेंटली ग्लो हो रहा था कि मींस निकल हो रहा था बीच में? वो तो अपन ये कहेंगे ना कि देख कॉन्स्टेंटली ग्लो हो रहा था, जब वो हिट कर रहा होगा, रेडिएशन जा रहे हैं उस पॉइंट पे, तो वो कॉन्स्टेंटली ग्लो कर रहा था, लेकिन अपन ने जैसे ही स्विच ऑफ किया वोल्टेज पे, वो खत्म। सर उनकी स्पीड भी तो मींस चेंजेस होगी ना, बिकॉज दूसरे जो पार्टिकल्स होल के थ्रू नहीं जा पा रहे थे, कोलाइड होके वापस बैक साइड जा रहे थे, तो उनकी स्पीड में दूसरे फिर पार्टिकल्स एक दूसरे के टकराने, कोलाइड होने की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाएगी ना। बिल्कुल होगी। तो लेकिन ये रेडिएशन के साइज में थोड़ी डिफरेंस आएगा स्पीड से। कैसा? बोलो भाई, अगर हाँ बोलो। मतलब कॉन्स्टेंटली ग्लो हो रहा था, बस जब फोटोग्राफिक प्लेट पे जब कोलाइड हो रहा था तभी ग्लो हो रहा था। हाँ तभी ही हो रहा था जब कोलाइड करेगा, वरना ऐसे थोड़ी कि फोटोग्राफिक प्लेट कोलाइड करता रहेगा, नहीं, उस पर अगर कोई भी नहीं स्ट्राइक करेगा तो ग्लो नहीं करेगा। ओके सर। जब ये कोलाइड करेंगे तो ग्लो करेंगे। अब अपन तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि भाई कोलाइडली कॉन्स्टेंटली वो ग्लो कर रहे हैं, मतलब ऐसे ना देख, इस पे ये क्या हो रहा होगा कि एक पार्टिकल आया, वो स्ट्राइक किया, दूसरा आया स्ट्राइक किया, तो वहां अलग अलग पार्टिकल आ रहे हैं, तो उधर आके वो न्यूट्रलाइज होकर गिर जा रहा है, दूसरा न्यूट्रलाइज होता है, तो कॉन्स्टेंटली पार्टिकल आता जा रहा है ना। तो अगर अपन बंद कर रहे हैं कि भाई आप ये सोच रहे हैं कि एक जाके कोलाइड करे सर, उसके बाद उसे बंद हो जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता,
क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होता है ना, जब उस पर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करे ना तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो थोड़ी देर तक ग्लो करता रहेगा। वो पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद वो पार्टिकल चला भी जाएगा, थोड़ी देर के लिए वहां ग्लो होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड डिलेड फ्लोरोसेंस, मतलब थोड़ी देर के लिए वो तब भी इमिट करेगा। इवन अगर अपन स्विच ऑफ भी कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए वो ग्लो करता रहेगा। जैसे मरकरी लैंप होता है ना, जब अपन ऑन करते हैं तो वो थोड़ा सा ग्लो करता है, धीरे धीरे ब्राइटनेस हो जाता है। ओके सर। वो उस टाइप से करेगा। और इसमें मतलब ऐसे ना कि भाई अगर हम स्विच ऑफ भी करते हैं तो धीरे 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 डिम होते 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 फिर बंद होगा। ऐसे नहीं होगा कि एकदम से वैसे करेगा। तो कोई पार्टिकल अगर कोलाइड करके चला भी जाएगा तो अपन को पता भी नहीं चलेगा, वो उसके बाद दूसरा पार्टिकल आके कोलाइड करेगा, तो वो तो कॉन्स्टेंटली ग्लो करते ही रहेगा ना, क्योंकि कोई तो आके स्ट्राइक कर देगा ना उसको, राइट। और कोई सर डाउट? गोल्डस्टीन ने कैथोड डिस्क क्यों यूज किया? कैथोड इसलिए यूज किया कि जब पहली बार उसने ये सोचा था कि जब अपन कैथोड एनोड ऐसे ले रहे थे तो उसने सोचा ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही यहां जाके, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोड तो इतना ही है जिसपे नेगेटिव एंड है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां कोलाइड कर सकता है। तो वो उस बारे में सोच नहीं रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे थे। भाई इलेक्ट्रोड तक तो इतना ही था ना, लेकिन बाद में उसने कहा अगर मैं पूरा क्लोज कर दूं तो अब तो नहीं जा पाएगा ना इलेक्ट्रॉन इधर, और फिर भी अगर ग्लो होगा तो वो पार्टिकल क्या होगा, अपोजिट चार्ज पार्टिकल होगा। इसलिए उसने कैथोड को मॉडिफाई। तभी तो उसने थोड़ा सा मॉडिफाई। सर पर वो इलेक्ट्रॉन भी उसके बीच में से पास हो सकता है ना? किससे? जो होल पर वो थे, कैनाल्स थे। हाँ कैनाल्स से कैसे पास करेंगे? आप एक बात बताओ कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो क्या उसके पास से नेगेटिव चार्ज निकल सकता? नहीं, वो नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर दूर जाएगा ऐसे। तो कोई भी नेगेटिव चार्ज ऐसे नहीं होगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो दो नेगेटिव चार्ज आपस में कभी कोलाइड नहीं करेंगे। तो अगर मान लो ये होल है तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के लिए आएगा भी तो वो इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल करेगा इससे, तो वो इधर उधर चला जाएगा, उस होल से नहीं निकलता। लेकिन अगर यस कोई सर। पॉजिटिव चार्ज होता तो वो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ तो कोलाइड हो जाएंगे और कुछ उस होल से निकल जाएंगे, राइट। तो नेगेटिव चार्ज को कोलाइड नहीं करेगा, वो रिपेल होकर दूर चला। और किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो फिर मैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में वी कैन से दैट वैसे अपने पास ना टाइम उतना तो नहीं है कि अपन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर पाएंगे, क्योंकि अपने क्लास का टाइम हो जाएगा और वो आधा ही कर पाएंगे। तो फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अपन नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अपन मॉडल्स ऑफ एटम भी डिस्कस। तो अभी अपन इतना ही रुक जाते हैं और इनको रिवाइज कर लेना और मैं क्वेश्चंस आपको भेज देता हूँ, तो आप होमवर्क करें। तो नेक्स्ट टाइम अपन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर अपन होमवर्क, ठीक है। तो दैट की फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवरी। तो दैट इज ठीक है। तो इसके बाद मैं अभी भेज देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन। चलो भाई फिर बाय हो जाए।